ओके, तो आज की जो हमारी सीरीज है उसमें हम करेंगे कंसेप्ट वाया क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है कि हम क्वेश्चंस में ही कंसेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस टाइम पे नीट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, कभी भी एग्जाम की डेट अनाउंस की जा सकती है। आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी हमारे पास फिक्स हो चुके हैं। तो अगर हमें अर्जेंट नीड है अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश करने की और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक टॉपिक बेस्ड नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है जो आईआईटी और नीट एस्पिरेंट्स रहते हैं, उसके लिए ये कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब कोई कंसेप्ट आप पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपको क्वेश्चंस इस तरीके से सेटअप किए हुए मिलते हैं कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स को कनेक्ट करना आना चाहिए, ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने आने चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको करनी कैसे हैं। खासकर इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। जो नाम होगा वही काम होगा। चलिए, इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे प्रोसेस चल रही है। देखिए, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्विन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। यहां पर दो चीजें हैं। पहला, वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस है और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2EQ मींस 2 इक्विवेलेंट। कई बार तो हम यहीं पर पजल हो जाते हैं कि ये क्या है, 2 इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, और मेन क्वेश्चन पे फोकस करने की बजाय यहां पर अटक के रह जाते हैं। दूसरा, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में दिया जाता है तो उसमें आपको ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए। यहां पर देखिए ऑप्शंस जो हैं वो बना दिए हैं, ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ये कॉमन नेम है, इसलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के आपको कॉमन नेम का आइडिया 100% होना चाहिए। जैसे ऑर्थोक्रिसोल जो है, इसका मतलब है हमारे पास CH3 विद OH। पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, OH से शिफ्ट हो जाएगा यहां पर CH3OH। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास बना है वो है CH3OH एंड OH, और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बेंजोइक एसिड। अब अगर एज नीट एस्पिरेंट में देखूं या आईआईटी स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं सोचूं जो कि 12th लेवल पे हैं, उन्हें देख के पहली बार में लगेगा ये तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं, तो आंसर इन्हीं में से जरूर कोई होना चाहिए। वो तो दूर तक कहीं मैच करता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब आप क्लास में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो आप बिल्कुल रट देते हैं। नाइट्रेशन करवाना है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, ऑर्थो पर जोड़ना है, मेटा पर जोड़ना है या पैरा पर जोड़ना है, सल्फोनेशन करवानी है, क्लोरीनेशन करवानी है, तो आप पोजीशन के हिसाब से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि भाई +R या -I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा। अगर -I या -R वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, होगा क्या, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करना कैसे है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सभी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को आइडेंटिफाई करिए। जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, टॉल्विन की हम करवा रहे हैं क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। अब सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आइडेंटिफाई करने हैं और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। देखिए, बेंजीन रिंग जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और वो भी डीलोकेलाइज्ड, मतलब कि बंधे हुए नहीं हैं वो। उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो फिक्स हैं कहीं पर, वो डीलोकेलाइज है, आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं आपको बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा, अगर आप क्लोरीन पे ध्यान दें तो क्लोरीन के अंदर हमारे पास हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 3 यहां पर हैं। अब देखने में मुझे ये भी क्या लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं तो कौन किसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन यहीं पर आप गड़बड़ करते हैं। सिर्फ आपको जो विजिबिलिटी हो रही है उसके ऊपर नहीं जाना है,
डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 11th में पढ़ते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। मुझे अब एमओटी को थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 3p5, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर हैं और p ऑर्बिटल के अंदर हैं हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि क्लोरीन के 2 एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल के टाइम जब मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और हमारे पास नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। यानी कि जो दूसरा क्लोरीन है उसका 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा, 2s के साथ 2s करेगा, 2p6 के साथ 2p6 करेगा, और सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपस में ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में इसे पढ़ना है तो आप अलग से वीडियो जो है देख सकते हैं। हमारे पास है 3s, दूसरा क्लोरीन है उसका भी क्या है 3s, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, ऑर्बिटल्स जो कि एक वेव फंक्शन की तरह काम करते हैं, तो हमारे पास 2 नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे, एक जिसकी एनर्जी कम होगी जिसे आप बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जितनी एनर्जी कम होगी उसी के हिसाब से हमारे पास एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होगी, और इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऑब्वियसली आपको पता है जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी सिस्टम उतना ही डिस्टेबलाइज होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए, यानी कि जितने बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें, मान लीजिए मैं आपके पास p ऑर्बिटल्स को लेता हूँ, ये मेरे पास हैं 3p ऑर्बिटल, दैट इज px py एंड pz। यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। एक दूसरा p ऑर्बिटल हमारे पास है 3p में, जहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें पता है कि px और py वो दोनों ही साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। अगर pz क्या कर जाता है एक्सिस के थ्रू बॉन्ड बना लेता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा कम होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो एक जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वहां पर हमारे पास बनेगा एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 2pz, जिसे हम कंसिडर करते हैं। जितनी स्टेबिलिटी मिलेगी उतनी ही क्या मिल जाएगी, डिस्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। बाकी px और py जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं, उन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम, क्योंकि दोनों ही क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सिग्मा 2pz में, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो जाएंगे px और py में, इन्हें हम बोलेंगे पाई px और पाई py। सेम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर, ये आ गए पाई स्टार px और पाई स्टार py। अब यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो गए। हमारे पास बच गया सिग्मा स्टार 2pz, और ये फिलहाल क्या है, वेकेंट। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि वो क्लोरीन जिसके पास आपको 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बावजूद किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा स्टार 2pz। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी IIT मेंस में पूछा हुआ है कि कैसे ब्रोमीन और क्लोरीन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने सराउंडिंग में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बावजूद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये चीज आपने ना तो जब आपने एडिशन रिएक्शन करवाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर आपने क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड किया, ना तो आपने तब सोचा कि कैसे डबल बॉन्ड ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है, ना ही आज से पहले आप सोच रहे थे। तो एक बार अगर आपने नहीं भी सोचा, अगर आपको पता था तो अच्छी बात, अगर नहीं पता था तो याद रखिएगा कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही बिहेव करे हमेशा, वहां पर कोई और कंसेप्ट भी हो सकता है। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हमारे पास क्लोरीन हमने जनरेट कर दिया है और क्लोरीन हमारा बिहेव कर रहा है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफिलिक
सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ओके, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक चीज और है और वो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब सिग्मा स्टार 2pz वेकेंट है लेकिन इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सराउंडिंग में है। दूसरा, हमारे पास जो बेंजीन रिंग है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकेलाइज हैं, लेकिन ये इसको एरोमेटिसिटी दे रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल था। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को हम लॉस कर नहीं सकते। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल भी वीक है और इलेक्ट्रोफाइल भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो हमारे पास इसी टाइम के दौरान क्या हो रहा है, जो सन रेडिएशंस हैं या जो लाइट आपने दी है वो इतनी एनर्जी की दी है कि वो क्लोरीन को होमोलिटिकली ब्रेक कर देगा। होमोलिटिकली ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। यानी कि यहां पर बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले गए। तो हमारे पास जनरेट हो गए 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। सिमिलरली सनलाइट क्या करती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी फ्री रेडिकल में तोड़ देती है। आइसोमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं हम इन्हें, प्योर हाइड्रोकार्बन में 11th में ही आपको पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है यहां पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां से तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना या कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना काफी डिफिकल्ट है। दूसरा, हमारे पास जो CH3 है इनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? आसान। तो यहां से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हमारे पास क्या बन गया? बेसिकली हमारे पास जनरेट हो गया फ्री रेडिकल, दैट इज CH कार्बन फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। ये H फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? Cl फ्री रेडिकल के साथ, और एक Cl फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई? ये बेंजीन रिंग था हमारा और यहां पर हाइड्रोजन जो कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में सेपरेट हो गए, और यहां पर हमारे पास तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, उसे स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट जरूर बनेगा। तो दूसरा जो फ्री रेडिकल था वो हमारे पास किसके साथ जुड़ रहा है? H के साथ, और हमारे पास साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बनेगा HCl। यानी कि जब हमने ट्रीटमेंट की है टॉल्विन की, लाइट और हीट की साथ, तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो बन जाएगा ये वाला। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका बिहेवियर कैसा होने वाला है? देखिए, फिर से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। यहां पर देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये सेकंड स्टेप है हमारा रिएक्शन का। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। 3 क्लोरीन की वजह से इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट इंक्रीज हो गई, यानी कि कार्बन अब हमारा कैसा सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जब भी नेक्स्ट स्टेप आए फिर से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है और इसे पानी के अंदर डिसॉल्व किया है। वाई वाटर? वाटर के अंदर आपको पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत बार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कि ये डिसोसिएट हो जाएगा पानी के अंदर, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि यहां पर OH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब हम इसे बेस ना बोल के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अटैक का मतलब क्या होता है? बॉन्ड बनाएगा, और जब एक एटम बॉन्ड बनाएगा तो वो अपना एक बॉन्ड तोड़े भीगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो ये यहां से किसको रिमूव कर देगा? क्लोरीन को। फिर से दूसरा OH आएगा, अटैक करेगा और क्लोरीन को रिमूव कर देगा। तीसरा OH आएगा और क्लोरीन को रिमूव कर देगा। यानी कि अल्टीमेटली तीनों क्लोरीन हमने रिमूव कर दिए और हमारे पास जुड़ गए 3 OH ग्रुप। लेकिन किसी भी कार्बन के ऊपर 3 OH, किसी भी कार्बन के ऊपर इनफैक्ट 2 OH भी कभी स्टेबल नहीं होते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिमूव कर देते हैं वाटर। जैसे मैं इंटरेक्शंस की बात करता हूं, यहां पर क्या क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, ये OH ग्रुप है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो इसके साइड में जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर इसे ऑफर करेगा। अगर ये लोन पेयर ऑफर करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देगा, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। लोन पेयर ऑफर करेगा मतलब क्या? फिर से वही बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड पक्का टूटेगा। अब इसका एक बॉन्ड टूट गया तो ये एक बॉन्ड और बनाएगा ना, तो ये अपना लोन पेयर किसको ऑफर करेगा? कार्बन को, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन अपना एक बॉन्ड फिर से क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया था तो एक बॉन्ड तोड़े भीगा। तो एक सर्कुलर फॉर्म हमारे आपको दिखाई दे रही है और उसमें देखिए क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग था, यहां पर एक रीअरेंजमेंट टाइप कुछ हमारे पास हुआ और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इसके साथ एक कौन जुड़ा हुआ है? OH। ये वाला निकल गया हमारे पास H2O की फॉर्म में। दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। बेसिकली इट इज बेंजोइक एसिड। अब दो चीजें दी गई थी, इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंट। टू इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक्सेस है भाई आपके पास। अगर यहां पर वन इक्विवेलेंट लिख देता, इसका मतलब आपको सिर्फ एक क्लोरीन को रिप्लेस करना है। ध्यान रखिएगा ये बात। अगर वहां पर वन इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो आप सिर्फ एक ही बार क्या करवा सकते हैं? रिएक्शन। अगर टू इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप बार बार रिएक्शन करवा सकते हैं जब तक आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अवेलेबल है। तो जैसे ही हमारे पास ये हुआ, रीअरेंजमेंट हो गई और हमारे पास बन गया बेंजोइक एसिड। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आने लायक क्यों है? क्यों इस तरीके के क्वेश्चन नीट या IIT में पूछे जा सकते हैं? देखिए, प्रोडक्ट देखिए आपके पास पहले 3 प्रोडक्ट क्या हैं और क्यों अभी आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारा आंसर हो गया है बेंजोइक एसिड। सेम रिएक्शन आपने कहीं और भी देखी हुई है। फिलहाल मैं इसको हटा के एक बार ये बता रहा हूं कि ये 3 किस हिसाब से उसने ऑप्शन बनाई, क्यों ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ही सेम एक रिएक्शन और बनती है हमारे पास, बिल्कुल सेम। टॉल्विन को मैं क्या करवा रहा हूं? रिएक्ट करवा रहा हूं CH3। मैंने पहले इसकी क्या करवाई है? क्लोरीनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 एल्यूमिनियम के पास होता है वेकेंट p ऑर्बिटल। यहां पर क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल। और आपको अभी मैंने समझाया था कि क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटे भीगा। तो इस क्लोरीन का तो कोई सिस्टम खराब हुआ नहीं, इस क्लोरीन का सिस्टम खराब हो गया। इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या बन गया? AlCl4 नेगेटिव। एक पॉजिटिव बन गया और एक नेगेटिव बन गया। अब बेंजीन रिंग जो है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और एरोमेटिक भी है। अब एरोमेटिक है और न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मिल गया ना, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर क्या करेगा? आसानी से अटैक करेगा। अटैक कहां से करे? CH3 आपको पता है +I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है और +I ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन की हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगर आपको इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, हम उसको दोबारा बना देंगे। क्लियर? तो फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों इफेक्ट आते हैं और आपको ये पता है कि ये इन 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो इन 2 जगह से ही अटैक होगा और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो गई? CH3 यहां पर जुड़ गया, एक तो Cl या फिर दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है? यहां पर CH3 और यहां पर Cl। अगर आप और ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो आप एक चीज के बारे में और सोच सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर क्या जुड़ जाए? Cl जुड़ जाए, है ना। लेकिन मेन जो मेजर प्रोडक्ट हैं हमारे ये दोनों बनते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने इसकी ट्रीटमेंट करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 इक्विवेलेंट के साथ। तो अब यहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ये कौन सा सेंटर है? न्यूक्लियोफिलिक। ये कौन सा सेंटर है?
इलेक्ट्रोफिलिक। OH तो है ही ना हमारे पास, OH आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से क्लोरीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अपना एरोमेटिक सिस्टम मेंटेन करने के लिए मैं पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिलहाल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूं कि क्या हो सकता था। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH प्लस CH3 पैरा सब्स्टिट्यूटेड OH प्लस CH3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर OH। ये देखिए, यही आपके क्या है, तीनों ऑप्शन। यानी कि आपको अगर थोड़ी सी गलतफहमी हो गई कि आपने ये भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, वो भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, यहां पर रिएक्शन के बीच में हमारे पास कैटायन बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि AlCl3 एक गुड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्पफुल था। लेकिन पिछली रिएक्शन में आपके पास जो इंटरमीडिएट बने वो थे आपके फ्री रेडिकल्स। तो यहीं से आपको देखना होता है कि अगर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट भी चेंज हो जाता है तो भी आपका प्रोडक्ट अलग तरीके से बनेगा। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े, ऑप्शन कैसे बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, उससे रिलेटेड ही ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, अरे भाई ये नहीं है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करिएगा कि किस बेस पे ऑप्शन बने हुए हैं। अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं IIT के लिए या नीट के लिए, तो आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि ये आंसर क्यों है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी आंसर क्यों नहीं है।